हमारे साथ वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब सबसे पहला जो एतराज़ है वन बाय वन अगर हम बात कर लें कि जो एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं नैब के, ज़ाहिर उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि नैब को जब कुछ नहीं मिलता तो वो एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस बना देता है, मगर आप जो बारे सबूत डाल रहे हैं नैब के ऊपर वो बहुत बड़ा है। अगर नैब एक दफ़ा साबित कर दे कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास जो असासा है वो उसकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता है तो फिर केस बनना चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं ये भी साबित कर दे कि आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो करप्ट, डिसऑनेस्ट और इलीगल मीन से हासिल किया गया है। तो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर को कैसे नैब पकड़ेगा अगर उसका असासा साबित भी कर दिया, फिर ये भी साबित करे कि उसने करप्शन करके ये असासा हासिल किया है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स। एक तो मैं तस्दीक कर दूं कि जो आप कानून का हवाला दे रहे थे ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का कानून नहीं है। ये ज़ाहिर है ये मुशर्रफ साहब के टाइम से यही आ रहा था और इसमें अदालतों ने इसकी तशरीह की और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आने तक अदालती फैसले मौजूद थे। वैसे उसका मकसद ये था ये बताना कि जो इमरान खान साहब ने कवानीन बदले उसके बावजूद उनके दौर में क्या कवानीन थे उससे कंपेयर कर रहे थे। हाँ जी मैं अर्ज कर देता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है बारे सबूत का, तो बारे सबूत को 2 दफ़ा बहुत क्लियरली इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और उससे पहले भी इसको डील किया गया। बारे सबूत पे आज तक का जो कानून है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ही एक बुनियादी केस बनाना होता है और इसको रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा बन ही नहीं सकता। मकसद ये था कि आप नैब को इतने अंधे इख्तियारात दिए हुए थे कि वो बंदे को पकड़ती थी या कुबत खाने में डाल देती थी और उसके बाद 4, 6, 8 महीने के बाद, साल के बाद उसे अदालत में पेश करना और कहना कि जी अब इसके खिलाफ इंक्वायरी में यही कुछ चीजें निकली हैं, आप देख लें, अदालत देख ले, अदालत पूछे इससे कि ये चीजें क्या हैं। हमने कहा कि पीर मजरुल हक केस, पहले वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो पहला केस था बुनियादी तौर पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो ओनस ऑफ प्रूफ है यानी कि इस्तगासा की जिम्मेदारी के वो मुकदमा साबित करे वो एक बुनियादी हक है। उसकी वजह ये है शाहजेब के आर्टिकल 4 जो है आईने पाकिस्तान का, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल की बात करता है, ये उसकी जिद है, ये उसकी निगेशन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से एक नहीं एक से जायद है। नैब केसेस के मैंने सिर्फ एक केस का आपको हवाला दिया, इसके अलावा मुझे याद है मैंने खुद किया हुआ है गुलाम मुस्तफा रिलवानी केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, और भी काफी सारे फैसला जात है जिसमें यह तय कर दिया गया कि बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, इनिशियल बर्डन उसने डिस्चार्ज करना है, उसके बाद एक्यूज पे जाएगा। कानून में ये लिखने की वजह से नैब इसको मिसयूज करता था। वो बगैर सबूत के, बगैर किसी ताइदी शहादत के, बगैर बेसिक होमवर्क के बंदों को उठा के हुकूमत खानों में डाल देते थे। साल 1.5 साल बाद उन बेचारों की जमानतें होती थी और अल्टीमेटली केस बरी हो जाते थे। बताइए कि जिस शख्स को आप एक दिन भी जेल में डालेंगे या 6 माह या साल, उसकी कोई फैमिली है, वो कहीं पे रहता है। ये जो आप बात कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ वाली, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब ने ये हरकतें की हैं जिसकी वजह से अदालतों के अपने फैसलों में नैब के ऊपर तनकीद की गई है। मगर मैं ये जो इससे आगे की बात है कि जब नैब ये साबित भी कर दे कि एसेट बियॉन्ड मीन्स में किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास जो एसेट है वो उसके मीन्स से मुताबिकत नहीं रखता, वो उसकी जो इनकम है उससे मुताबिकत नहीं रखता, उसके बावजूद नैब को इजाज़त क्यों नहीं है कि वो आगे परसू कर सके? उसे ये भी साबित क्यों करना है कि जी आप करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए ही आपने लिया है? अब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास असासा है जो उसके इनकम से नहीं जस्टिफाई कर रहा, फिर करप्शन भी नैब क्यों साबित करे? इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? फिर कौन कार्रवाई करे? एफबीआर देखे, क्या होगा? शहजाब, अब शाहजेब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसकी। मैं और आप भी जाहिर है अब हम आकिल बालिग हैं और हम लोग भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, गाड़ी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए एफबीआर ने एक मुल्क में राइज कानून रखा हुआ है, उसको वो कहते हैं एफबीआर रेट्स। यानी कि अगर आपने, मैं क्योंकि लाहौर का रिहायशी हूँ, मैं अगर गुलबर्ग में रहता हूँ तो गुलबर्ग में उन्होंने फलां सड़क पे रेट जो है वो 1.5 करोड़ की कनाल है, फलां सड़क पे 3 करोड़ की है, फलां सड़क पे 80 लाख की है। आज आप जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आपको मिनिमम जो है मिनिमम रेट देना पड़ता है एफबीआर का। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअली एग्रीड है, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले कहते हैं जी मुझे वाइट मनी चाहिए, आप मुझे जो असल वैल्यू है यानी वो 1.5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ है उस पर रजिस्ट्री लेंगे मुझसे। ये अदालती फैसले हैं
कि नैब का ये इख्तियार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खुद डिटरमिन करे, वो कहे जी ये तो असल में 80 करोड़ का प्लॉट है, वो कह सकते हैं उनमें ये कैपेसिटी है अगर वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करने पे आए। अदालतों ने कहा कि आपने प्रॉपर्टी का जो तयन करना है वो आपने करना है FBR रेट्स पे या जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके रेट के ऊपर, उसके अलावा कोई यार्ड स्टिक है ही नहीं, वरना ये एक अनएंडिंग कंट्रोवर्सी है जो चलती रहेगी। तो इस हवाले से कहा गया था कि उसमें क्लैरिटी दी गई कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या FBR रेट यार्ड स्टिक होगी या जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपने उसको खरीदा है। तो ये वो दो चीजें थी जो दी गई इसमें। अब ये बताइए कि ये इसके पीछे कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के, इसमें क्या गलत है? नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ये थोड़ी कह रहे हैं आप, या तो लॉ में ये लिखा हुआ हो कि जी कि जो FBR ने रेट डिटरमिन कर दिया है नैब उसी को लेगा और उसके तयन में अगर एसेट बियॉन्ड मींस साबित हो गया तो कार्रवाई करेगा। ये तो नहीं कह रहे आप तो ये कह रहे हैं कि अगर साबित हो भी गया, आप तो ये कह रहे हैं कि करप्ट, आप ये कह रहे हैं कि करप्ट, डिसऑनेस्ट और इलीगल मींस भी साथ साबित करने होंगे ना। अच्छा, ये भी मैं, आपको याद है मियां नवाज शरीफ वाला फैसला? तो कहते हैं जी ये मियां नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए किया गया है। मियां नवाज शरीफ के असासों के केस में तो वो उन्होंने, जज बशीर साहब ने ये लिखा था कि करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस की कोई एविडेंस नहीं, आपको याद होगा ये बात, और उन्होंने उसको घुमा के और तरह से डिसाइड कर दिया। आप उसी की जिद पे मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट जजमेंट है 2019 की, जस्टिस खोसा है मेरे ख्याल में उसके ऑथर, ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब एक होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे IB के मेरे ख्याल में, उनके केस में और उसके अलावा BCO केसेस में आला अदालतों ने यह कहा कि एसेट बियॉन्ड मींस का केस अगर आपने कन्विक्शन लेनी है तो आपको असासे तो आमदन से जायद बताने होते हैं, लेकिन मटीरियल ये भी लाना है कि ये असासे आपने करप्शन से, करप्ट प्रैक्टिस से बनाए हैं। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई इसलिए सुनाई कि लोग कई दफा टैक्स मैनेजमेंट के लिए, यानी कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर 3% टैक्स पड़ता है और असल में 2.5 करोड़ की है, FBR रेट 1.5 करोड़ है, लोग रजिस्ट्रियां करवाते हैं 1.5 करोड़ के ऊपर वाली अमाउंट पे वो टैक्स बचाते हैं। नैब वाले आ जाते हैं, कहते हैं क्योंकि आप ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, इसलिए आपने पाई का हिसाब दे के वो ऊपर वाली अमाउंट भी जस्टिफाई करे, पता नहीं वो अमाउंट पे हुई है या नहीं हुई। अदालतों ने कहा कि ये इनकम्बेंट होगा, मैंडेटरी होगा कन्विक्शन सिक्योर करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालती फैसले, और इसमें मैंने आपको एक मगर देखिए अब पब्लिक ऑफिस होल्डर को जाहिर है वाइट मनी है उसका, तो फिर उसी तरीके से ट्रांजैक्शन भी करनी चाहिए ना कि जो मार्केट वैल्यू उस पर करे। मगर जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को फायदे पहुंचाने वाली बात है, वो तो फिर MLA है कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से दीगर ममालिक से इंफॉर्मेशन आएगी वो पहले एज एन एविडेंस काबिल कबूल थी कानून शहादत के तहत, आपने उसको भी निकाल दिया है। तो ये जाहिर है फिर इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो मरियम नवाज साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को जो पनामा से इंफॉर्मेशन आना म्यूचुअल लीगल, उनको फायदे पहुंचाने के लिए आपने ये किया है। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ये नैब का वाहिद कानून है जिसमें ये ओपन एंड छोड़ दिया गया कि एक तफ्तीशी अफसर दूसरे मुल्क में किसी बंदे को चिट्ठी लिखे, मसलन नैब का एक तफ्तीशी अफसर रूट करे एक चिट्ठी को अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन और वो किसी बैंक वाले से रिकॉर्ड मंगवा के और वो कहे कि जी ये मुझे मिल गई है बैंक स्टेटमेंट, अब ये कंक्लूसिव एविडेंस है, चाहे उसके बाद उसके अकाउंट से कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हुई हो, जितनी उसने मंगवाई है वो कंक्लूसिव एविडेंस है। पाकिस्तानी कवानीन, कानून शहादत जो हमारा बुनियादी कानून है, जो कि FIA के केसेस में भी लागू होता है, जो एंटी करप्शन के केसेस में भी लागू होता है, जो कत्ल, रॉबरी, बैंक डकैतियों में भी लागू होता है, वो कहता है कि आपने अगर बाहर से कोई भी एविडेंस मंगवानी है तो आपने उसे अपने कानून शहादत के टच स्टोन पे देखना। अगर वो एडमिसिबल एविडेंस है तो वो आज भी इस्तेमाल हो सकती है। पहले अदालतों में 3 राउंड्स होते थे, इस प्रोविजन को मिसयूज करते हुए एक राउंड ऑफ लिटिगेशन होता था कि जी ये एडमिसिबल है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, और अल्टीमेटली कभी भी इनएडमिसिबल एविडेंस मानी नहीं गई और वो एक रिसोर्सेज का, कोर्ट टाइम का ज़िया भी होता था। उसको क्लैरिटी दी गई है। अगर पाकिस्तान में 99% कवानीन में जो कि एंटी करप्शन से मुतल्लिका हैं, जैसे आमला है, जैसे FIA के लॉज हैं, जैसे एंटी करप्शन के प्रोविंशियल लॉज हैं, अगर उनमें जो बाहर से आई हुई एविडेंस वही इस्तेमाल होगी फैमिली मैटर्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में,
जो कि अंडर द पाकिस्तानी कानून शहादत एडमिसिबल है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और इसमें फिर अदालती फैसले मौजूद हैं, एक से ज़ायद अदालती फैसले। एक और जो मामला है जिसपे वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन है, वो कह रहे हैं जो जाली अकाउंट केस है उसमें बराह रास्त फायदा होता है, तो बजाय इसके कि उसमें जो सम टोटल है ट्रांजैक्शंस का किसी भी अकाउंट में, उस पर आप कार्रवाई करें, बल्कि एसेट वो ख्याल किया जाएगा जो इंक्वायरी के वक्त उस बैंक अकाउंट में पैसे थे। अब मसला है कि जाली अकाउंट केस में तो लेयरिंग हुई, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, एक अकाउंट से निकल के अगर दूसरे अकाउंट में चले गए और उस अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए थे, तो नैब कैसे इंक्वायरी करेगा? ये लेयरिंग सारी की सारी जाली अकाउंट केस में यही तो हुआ था, तो ये उसमें उनको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, आप खुद अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप जब बैंक स्टेटमेंट लेते हैं ना, तो उस पे एक नेट बैलेंस आता है, आपका आता है ना जी, कि ये आपने डाला, ये निकाला, और आज आपका ये नेट बैलेंस है। फॉर एग्जांपल वीजा लगवाना है, मैं बैंक दुरुस्त है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, जितनी भी आई, सैलरी आई, जो भी आया, जितना आया जितना गया, ठीक है जी। अब जो इनफ्लो, तो हमने लिखा है कि जो इनफ्लो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी जो जमा करवाया है। नैब ये करता है कि मेरा अकाउंट है जिसमें मैंने 80 लाख रुपया जमा करवाया और 70 लाख रुपया निकाल लिया उसमें से। अब नैब वाले ये करते थे कि उसको ड्रामेटाइज करने के लिए जो पैसे निकलवाए हैं ना जमा करा के, वो भी डालते थे, क्योंकि उसके नीचे लिखा होता है कि टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं 1.5 करोड़ की। मैं माफ कीजिएगा अगर मैं समझा नहीं पा रहा तो। नहीं, अब आप करें एक्सप्लेन करें कि नैब, मैंने देखा है कुछ केसेस में नैब ने सब टोटल इस्तेमाल किया है, जो मुख्तलिफ केसेस है, चाहे जहांगीर तरीन साहब के केस में भी ये मामला नजर आए। मैं तो फौजदारी मुकदमे या नैब के 20 साल मैंने किए हैं। ये हर दूसरे मुकदमे में जो नीचे सब टोटल होता है ना, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका एक बैंक अकाउंट है, ये जो एतराज है आपका, ये दुरुस्त है। ये बहुत सारे केसेस में जो खासतौर से हमने देखा है कि जहांगीर तरीन साहब का केस है, दूसरे केसेस में ये वाली बात नजर आई जब हमने उसके ऊपर जाके तहकीक की। मगर ये जो मामला है कि उससे जाली अकाउंट केस वाले मामला भी ना प्रोटेक्ट हो जाए, कि एक अमाउंट है वो एक अकाउंट से निकला, फिर उससे दूसरे अकाउंट में गया, तो आप ये ट्रेस ही करते रहे कि एसेट जहां पे जाके बना है, तो ये कैसे पकड़े जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़ा, मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूं कि सिर्फ हमने उन एंट्रीज को रोका है जो मल्टीपल एंट्रीज हैं, यानी कि एंट्री के पैसे आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जो आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है वो कैसे इस्तेमाल। मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, एक हबीब बैंक है फॉर एग्जांपल, एक दूसरे बैंक है। मैं अपने ए अकाउंट से 15 लाख रुपया विड्रॉ करता हूं और उसे अकाउंट बी में डाल देता हूं। अब वो ये करते हैं कि वो 15 लाख जो यहाँ से निकले हैं उसको 15 ही शुमार करेंगे, जो दाखिल हुआ है उसको भी 15 करेंगे, मेरे खिलाफ 30 लाख का मुकदमा बना देंगे। भी मेरा तो कागजों में, अकाउंट बुक्स में वो 15 लाख का 15 लाख अगले अकाउंट में चला गया, मैं उसे ओन कर रहा हूँ। वैसे अगेन 30 लाख मैं ये नैब के मुताबिक केस में ये बात नजर आई है जो आप कह रहे हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये उसी बात को एड्रेस करेगी और इससे जो दूसरे कंसर्न्स हैं जो कि इमरान खान साहब जिसका इज़हार कर रहे हैं वो नहीं हो रहा होगा। मगर मतलब एक तरफ आप नैब की जो आप कहते हैं ज्यादतियां हैं वो हम खत्म कर रहे हैं, जो कि अदालती फैसलों में भी हैं, जो कि पिछली हुकूमत ने भी खत्म करने की कोशिश की थी और आप कह रहे हैं 85% वही है। दूसरी तरफ 1982 का मुकदमा बनाया है उस्मान बुज़दार पर एंटी करप्शन पंजाब ने, उन्होंने 30 जून तक के लिए अपनी जमानत ली है, उसके बावजूद छापे मारे जा रहे हैं कि 447 केनाल की जमीन है जो कि उन्होंने 1982 13 साल की उम्र के थे, 40 साल पुराना मुकदमा बना रहे हैं, कभी 50 साल पुराना मुकदमा बनाते, शेरी मजारी पर इल्जाम लगाते हैं कि पंजाब में बहुत करप्शन हुई है। ये कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये पंजाब हुकूमत का मैं ज़ाहिर है जिम्मेदार हूँ, मरकज़ में बैठ के पंजाब का जवाब भी आपको दूंगा, लेकिन फौजदारी कानून में एक बात जो लिखी पड़ी है वो ये है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर मरियम नवाज को 1991 की ट्रांजैक्शन जब वो कॉलेज में पढ़ती हैं उस पर सजा दे के नाअहल करके अदालतों ने क्रेडिट भी ले लिया कि हमने देखो कितना इंसाफ किया, और आज भी उनका मुकदमा लटक रहा है उन प्रेशर्स की वजह से कि अगर मरियम नवाज को बरी किया तो किसी डील की झलक ना नजर आए। तो ये हमारा जुडिशियल लीगल सिस्टम है वैसा, मगर इससे टारगेटिंग की बू आती है ना कि जी मार्शल लॉ कवानीन के तहत 12.5 एकड़ की जमीन से ज्यादा नहीं रख सकते थे, मगर उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के नाम 447 केनाल ट्रांसफर हुई जो कि मार्शल लॉ के रेगुलेशन से ज्यादा थे वो उस वक्त 13 साल के, मगर छापे आज मारे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आती है ना। जब आप मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं तो आप कहते थे ना कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो उस्मान बुज़दार की हालिया हुकूमत की करप्शन पकड़ी है, विक्टिमाइजेशन की बू आती है।
if I were in पंजाब गवर्नमेंट एंड if I were in a position, मेरी शायद राय मुख्तलिफ होती और मैं आपसे इत्तफाक करता। ये उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हेड का डिसीजन है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जुर्म जितना भी पुराना हो उसमें कोई वो टाइम बार्ड नहीं होता है क्राइम, उसमें लिमिटेशन रन नहीं करती फौजदारी कवानीन में। लेकिन मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब के बारे में और इस तरह की बहुत सारी चीजें निकल रही हैं और धड़ाधड़ निकल रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये शायद जस्टिफिकेशन जो है इस केस के हवाले से इसकी जरूरत ही ना पड़ती अगर उनके मैटर्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके प्रोसीड किया जाए। अगर प्रॉपर्ली बहुत शुक्रिया, वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद